नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू बैच 2026, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 चर्चा कर चुका हूं मैं। आज के वीडियो के माध्यम से चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रथम सेमेस्टर 2026 का ये लेक्चर 2026 के लिए इंपॉर्टेंट, 2027 में भी यही आएगा, 28 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का ये चौथा चैप्टर आपका है, चैप्टर संख्या 4, यूनिट नंबर 1 का ही चैप्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे मांग के प्रकार, ठीक है, जैसे कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में 4 चैप्टर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने मांग की परिभाषा देखी, मांग क्या है और मांग को डिसाइड कैसे किया जाता है, मांग कब घटती है कब बढ़ती है, मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया था। इससे पहले भी आपका और चीजें मैं चर्चा करवा चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में तो मांग के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चौथा वीडियो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी ने तीन चैप्टर में करवा चुका हूँ। चौथा चैप्टर पर चर्चा करते बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, चलिए देखिए कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मांग के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो मांग कई प्रकार की होती है। हेडिंग डालेंगे मांग के प्रकार। ठीक है, मांग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। यानी मांग कितने प्रकार की होती है बेटा? मांग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली मांग है आपकी कीमत मांग, यानी कीमत के आधार पर मांग डिसाइड होता है। प्राइस डिमांड, आइए इसको समझते हैं क्या होती है, कीमत मांग क्या होती है। देखिए कीमत मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाली वस्तु की उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित कीमत पर क्रय यानी खरीदी जाती है। कोई निश्चित मूल्य है उस वस्तु का, उस पर खरीदी जाने वाली की जाती है, उसी को एक प्रकार से उस मात्रा को कहते हैं वस्तु की मांगी जाने वाली वस्तु। उसकी उस मात्रा से होती है कीमत मांग जो किसी निश्चित कीमत पर क्रय यानी खरीदी जाती है, कीमत मांग। यदि अन्य बातें समान रहे तो अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना हो, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती किसी वस्तु की, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती, मान लेते हैं ये रिमोट, ठीक है, ये रिमोट पहले जो है कितने रुपए का था? ये रिमोट 10 रुपए का था। ठीक है, अब यह रिमोट जब 10 रुपए का था तो ये 20 जो है ये एक प्रकार से ये कितना बिकता था, इसका मांग कितनी थी? 20 लोग इसको खरीदते थे। लेकिन ये रिमोट का दाम जो है मान लेते 15 रुपए हो जाएगा, तो इसको एक प्रकार से 15 लोग खरीदना शुरू कर देंगे, यानी 5 लोग इसको नहीं खरीदेंगे। ऐसे जब ये इस रिमोट का दाम बढ़ेगा 20 रुपए हो जाएगा, तो इसको कितने लोग खरीदेंगे? 10 लोग खरीदेंगे। जब इसका रेट जो है बढ़कर के 30 हो जाएगा तो इसको कितने लोग खरीदेंगे? 5 लोग खरीदेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इसका रेट यानी मूल्य बढ़ता जाएगा रिमोट का, वैसे वैसे वस्तु की मांग में भी घटोतरी होती जाएगी, और जैसे जैसे कीमत जो होती है घटती जाती है, ऐसे ऐसे जो है मांग बढ़ती जाती है। तो किसी वस्तु का कीमत मांग का मतलब होता है कि उसकी कीमत के द्वारा उस मांग पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उसी को कीमत मांग कहते हैं। क्लियर? तो यह होता है जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी उस वस्तु की मांग कम होती जाएगी। ठीक है, और इसके विपरीत यदि कीमत कम होगी वस्तु की, तब वस्तु की मांग जो होगी वो बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक है, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और मांग घटेगी किसी चीज की, समझे? अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, अगर कीमत जो है घटेगी तो मांग बढ़ेगी। समझ रहे हैं? कोई चीज कोई वस्तु सस्ती होती तो लोग उसको बहुत खरीदते हैं। ऐसे मार्केट में आप देखते तो 100 का 2, 100 का 2, 100 का 2, 150 का 4, ऐसे बोलते हैं ना, 150 का 4 ठुजे, 100 का 2 बेच रहे, 150 का 4 है। जैसे आम वाले इस समय गांव में आप क्या आ रहे होंगे, और आम वाले कैसे बोलते होंगे इस समय? ठीक है, कैसे बोलते होंगे कि भाई 100 के 3 किलो आम, 100 के 3 किलो आम, 100 के 3 किलो, 100 के 3 किलो, इस तरीके से बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो कीमत जब घटा करके बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा, और कीमत अगर वो 100 का 2 किलो आम बेचेंगे तो कम बिकेगा। समझ रहे हैं चीजों को? तो इसमें विपरीत संबंध होता है, कीमत और मांग में विपरीत का संबंध होता है। इसे ही ऋणात्मक संबंध कहते हैं। ये क्या संबंध? इसको ऋणात्मक संबंध कहते हैं। यदि कीमत मांग वक्र को ग्राफ पर बनाया जाए तो यह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होगा। चित्र संख्या डी में आप देखेंगे, डी एक चित्र बनाया गया यहाँ पर। आप देखिए ये वाई है, यहाँ पर ये ओ है, और ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, और इसका मेन पॉइंट सेंटर आपका ओ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे डी वक्र कीमत मांग वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। कीमत P1 P2 होने पर कीमत मानते P1 है यहाँ पर कीमत, ठीक है, और यहाँ पर जब P2 हो जाती है तो आप देखते हैं किस तरीके से Q1 और Q2 जो है मांग है,
अब जब वस्तु P1 पर है तो आप देखते हैं मांग जो होती है वो यहाँ पर, यानी मांग जो है कीमत कम है तो आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर है। लेकिन यहीं पर P2 की वस्तु की जो है मांग जो है किस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर Q1, यानी कि Q1 का मतलब क्या, मतलब Q2 का मतलब क्या होता है, Q2 जो है ये क्या है, ये कीमत है। मांग Q2 हो जाती है, ठीक है, किस पर, P2 पर मांग Q2 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए ये मांग यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मांग जो होती है किस तरीके से आप देखते ग्राफ दिखा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर मांग जैसे जैसे बढ़ती है, मतलब कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वस्तु की वैसे वैसे मांग जो है घट जाती है, और जब कीमत घट जाती है वस्तुओं की तो मांग भी जो है वो मांग जो है वो बढ़ने लगती है। कीमत घटने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। ये होती कीमत मांग। दूसरी होती है आपकी आय मांग, इनकम डिमांड। आय क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका बहुत सैलरी, बहुत ज्यादा पैसे आपके पास आ रहा है तो आपकी मांग बढ़ जाएगी वस्तुओं की। आपके पास पैसे नहीं है तो मांग घट जाएगी ऑटोमेटिक, ये उसकी होती है आय मांग। ठीक है, व्यक्ति की आय का प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी उसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ेगा। वस्तु की मांग पर यह प्रभाव कैसा होगा, या वस्तु की प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड करता है कि वस्तु किस प्रकृति की है। ठीक है, इसकी सुस्पष्ट व्याख्या जर्मनी के अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है एंजिल, उन्होंने किया है, इसलिए इसको एंजिल वक्र भी कहा जाता है। एंजिल वक्र के अनुसार यदि व्यक्ति की आय में जैसे से वृद्धि होती जाएगी उसका प्रभाव 3 प्रकार से वस्तुओं पर पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले 10 रुपए कमाता था, आज 20 रुपए कमाने लगा है तो उसके जीवन में कई प्रभाव आएंगे, बदलाव आएंगे। पहली बात तो ये, खाद्य वस्तुओं पर व्यय कम होता जाएगा। ठीक है, जिस अनुपात में आय बढ़ेगी उसी अनुपात में व्यय नहीं बढ़ेगा, यानी कि अगर आय ज्यादा बढ़ेगी तो व्यय नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति जो है उसको बचत भी करना शुरू कर देता है। दूसरी बात, कपड़ों पर किया जाने वाला व्यय स्थिर रहेगा। ठीक है, कपड़े भाई जितना पहले पहनता था वैसे अब भी पहनेगा, अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ेगी उसी अनुपात में व्यय बढ़ता जाएगा। ठीक है, तीसरी बात है विलासिता वाली वस्तुओं पर व्यय बढ़ता जाएगा, यानी कि जो चीज जैसे कार खरीद लिया, पंखा लगवा लिया, एसी लगवा लिया, ये सब लगवाता जाएगा। जिस अनुपात में आय बढ़ेगी अनुपात जो अधिक अनुपात में विलासिता की वस्तुओं पर व्यय बढ़ेगा, यानी कि आय भले ही बहुत ज्यादा ना हो बढ़ी हो लेकिन इसमें एक प्रकार से चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोग विलासी वस्तु ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं। जब किसी के पास पैसे बहुत होते तो वो 4 चक्का भी लेना चाहता है, वो एसी लगवा लेता है घर में, वो पंखा कूलर टीवी लगवा लेता है ताकि वो इंजॉय कर सके। ये चीजें जो है ये बताती है एंजल्स वक्र के द्वारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समझे कि भाई ये है क्या मांग। और तीसरी मांग होती तो एक होती आय मांग, एक होती कीमत मांग। कीमत माने वस्तु की कीमत घटने बढ़ने पर मांग जो होती घटती बढ़ती है। ठीक है, विपरीत संबंध होता है। ऐसे ही कीमत यानी कि मतलब आय बढ़ने पर व्यक्ति की तब भी मांग घटती बढ़ती है। और तीसरी मांग होती है, उसका मांग का मतलब होता है आड़ी यानी तिरछी मांग। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। ये क्या है, आड़ी या तिरछी मांग से तात्पर्य संबंधित वस्तु पर अन्य वस्तुओं की कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार यह प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकता है। स्थापन्न वस्तुएं, इसका मतलब होता है कि एक वस्तु का कीमत कितना है उसके अकॉर्डिंग दूसरी वस्तु की कीमत डिसाइड होती है या मांग डिसाइड होती है। स्थापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कि स्थापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लेते हैं अभी ये मैं टी शर्ट पहना हूं, अब टी शर्ट के स्थान पर कोई दूसरे कंपनी उस्पा का है, अब किसी दूसरे कंपनी का आप पहन सकते हैं। तो स्थापन वस्तुएं, मान लेते हैं कि आपके पास ये जो है ये रिमोट है, ठीक है, और एक दूसरा रिमोट ये है। अब जो काम ये रिमोट कर रहा है वही काम यह भी रिमोट कर रहा है, इसी को स्थापन बोलते हैं। यानी कि एक अगर इसका स्थान ये ले सकता है तो इसी को स्थापन कहते हैं, यानी कि इससे भी काम चल रहा है इससे भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर मांग क्या होगी, मान लेते ये वस्तु इसको लोग पसंद करते थे, ये बंद हो गई या फिर इसकी जो है इसका कम मात्रा में है, ये उसी समय बिकना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी सिचुएशन को या इसकी जो है विशेषता को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्थापन वस्तुएं होती हैं एक जैसी वस्तुएं। तो जैसे आपको चाय पीना है तो काफी पी लीजिए, ठीक है, या काफी पीना तो चाय पी ले, तो स्थापन हो गई दूसरी। तो यही पे एक ग्राफ के रूप में आप समझ सकते हैं। देखिए स्थापन वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे कि चाय व काफी, जैसे गन्ने चीनी व गुड़, गन्ने चीनी व गुड़ के शरबत आप पी सकते हैं। तो ये सब जैसे आप गन्ने का रस मिल गया, चीनी का शरबत घोल करके पी लिया, तो ये सब चीजें स्थापन है। ये सब स्थापन वस्तु। यदि चाय की कीमत बढ़ती जाती है तब लोग काफी की मांग जो है बढ़ जाएगी, यानी कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी, यानी मान लेते हैं चाय खूब बढ़ गया, चाय का रेट हो गया जो है मान लेते हैं कि 50 रुपए पैकेट चाय था 100 रुपए में हो गया, काफी का पैकेट मान लेते हैं 45 में था
तो 45 वाली काफी जो है बिकने लगेगी, यानी चाय लोग कम खरीदेंगे, काफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ऐसे में स्थापन वस्तुएं बढ़ जाती, क्योंकि लोग चाय के स्थान पर काफी पीना पसंद करना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार यदि काफी की कीमत बढ़ जाती है, काफी 100 रुपए में हो जाती है और चाय 50 में ही रह जाती है, तो लोग काफी बंद कर देंगे पीना, चाय जो है लोग ज्यादा पीएंगे या चाय पीना अधिक पसंद करेंगे। स्पष्ट है कि स्थापन वस्तुओं में कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। चित्र डी वक्र स्थापन वस्तुओं का मांग वक्र है। जब काफी, यहाँ पर वक्र के रूप में समझ सकते हैं, जब जो है कीमत P1 है तब चाय की मांग X1 है। जैसे ही काफी की कीमत P1 से P2 होती है, चाय की मांग X1 से X2 हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जो है चाय की रेट बढ़ेगा तो काफी आपकी महंगी होगी, मतलब कि काफी लोग ज्यादा खरीदेंगे, और अगर काफी महंगी हो जाती है तो लोग चाय खरीदना पसंद करेंगे। इस तरीके से ये होती है आपकी स्थापन वस्तुएं। और कुछ होती पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, दोनों को समझ लें। स्थापन वस्तुएं क्या है? परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है, यानी किसी वस्तु के स्थान पर जब हम दूसरी कोई वस्तु का प्रयोग करके अपनी संतुष्टि कर लें, ठीक है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ले, तो उसको बोलते हैं स्थापन वस्तुएं। और पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं एक वस्तु के साथ में किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। जैसे कि आपको शरबत पीना है, तो शरबत पीने में आप जैसे नींबू का प्रयोग करना पड़ेगा और साथ ही साथ में चीनी का भी प्रयोग करना पड़ेगा और पानी का भी, यानी कि अब यहाँ पर नींबू और चीनी ये दोनों एक प्रकार से क्या है? पूरक वस्तुएं हैं। क्लियर? ऐसे रोटी के साथ आपको सब्जी खाना है तो वो पूरक वस्तुएं हो गई, रोटी सब्जी। दाल के साथ चावल तो पूरक वस्तुएं हो गई। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। किसी निश्चित उद्देश्य हेतु इन दोनों वस्तुओं का साथ होना आवश्यक होता है। जैसे कि कार अगर आपने खरीदा है तो पेट्रोल जाहिर सी बात है उसमें डलवाएंगे, बिना पेट्रोल के कार चलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कार का अगर रेट बढ़ता है या जो है पेट्रोल का रेट बढ़ता है, लोग तो कार चलाना लोग कम पसंद करेंगे, या कार बहुत महंगी होगी तो पेट्रोल जो हो जाएगा वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा या घटेगा। यही सब चीजें। ब्रेड के साथ मक्खन का, ठीक है, इन सभी वस्तुओं का, इन वस्तुओं के संबंध में कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। जैसे 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 कार के दाम बढ़ते जाएंगे उसी अनुपात में पेट्रोल की मांग कम होती जाएगी। यानी अगर कार बहुत महंगी हो जाएगी तो पेट्रोल का जो मांग होगा वो भी कम होता जाएगा, यानी कम खरीदेंगे लोग पेट्रोल, यानी कम चलाएंगे लोग। ठीक है, इसी प्रकार चूंकि कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल का भी एक प्रकार से डिमांड कम होगी। इसी प्रकार जैसे जैसे कार की कीमत कम होगी, यानी कार कम हो जाएगी, उसी अनुपात में पेट्रोल की मांग बढ़ती जाएगी। यानी कार अगर सस्ती मिलती रहेगी तो कार लोग ज्यादा खरीदेंगे, ऐसे पेट्रोल की मांग भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास कार ज्यादा होगी तो लोग पेट्रोल ज्यादा डलवाएंगे। ऐसे ही पेट्रोल की कीमत के संबंध में कार की मांग का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? पेट्रोल बहुत महंगा हो जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अगर पेट्रोल का मांग जो है बढ़ रहा है बेटा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तब कार की मांग कम हो जाएगी, यानी पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा अगर, तो लोग कार नहीं खरीदेंगे, कहेंगे भाई चलो जो है आराम में साइकिल चल लो। ठीक है, जब पेट्रोल की कीमत घट जाए, मतलब पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, तो कार की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे भाई कितना सस्ता है पेट्रोल भी, तो आराम से चल लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें डिसाइड होती है। ये सब पूरक वस्तु है। चित्र में डी वक्र पूरक वस्तुओं की कीमत मांग वक्र प्रदर्शित करता है। जब पेट्रोल की कीमत P1 थी तब कार की मांग X1 थी, लेकिन जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़कर के P2 होती है वैसे ही कार की मांग जो है X1 से X2 पर पहुंच जाती है। ये इसका वक्र है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वक्र में ऐसे आप समझा सकते हैं। आप देखते तो ये आपका हो गया भाई कौन सी मांग? ये आपकी मांग होगी जो मैंने आपको बताया। तो तीन मांग बेसिकली आपकी आपने समझा। एक होती जो है कीमत मांग, एक होती आय मांग, और एक होती आपकी आड़ी मांग यानी तिरछी मांग। आड़ी मांग और तिरछी मांग जो होती है वो आपकी इन पर डिसाइड करती है। किस पर डिसाइड होती है? वो स्थापन वस्तुओं पर और पूरक वस्तुओं पर डिसाइड होती है। तो ये मांग आपकी ये, ठीक है, आड़ी मांग या तिरछी मांग। अगला मांग के और कई मांग होती है, जैसे कि संयुक्त मांग क्या है? ज्वाइंट डिमांड। संयुक्त मांग पूरक मांग का ही एक प्रकार होता है। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कई वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तब उसे संयुक्त मांग कहते हैं, यानी कि एक ही वस्तु के साथ दूसरी वस्तु खरीदना आपको कंपलसरी है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आप बल्ला खरीदेंगे तो बल्ले के साथ आपको गेंद, गिल्ली और पैड सब कुछ खरीदना पड़ेगा। ये आपकी हो जाती है पूरा संयुक्त मांग। ठीक है, आदि कई वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, इसे संयुक्त मांग कहते हैं। डिमांड कहते हैं ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, यानी एक वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो उसके साथ और भी वस्तु खरीदनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने अगर आपको चाय बनाना है तो आप चीनी के साथ चीनी खरीद रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो आपको चाय पत्ती भी लेनी पड़ेगी और बढ़िया अदरक भी खरीदना पड़ेगा, इलायची लौंग भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, व्युत्पन्न मांग क्या होती है?
ड्रीव्ड डिमांड कहते हैं। एक ऐसी मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग से उत्पन्न होती है, तब उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के उत्पाद की मांग बढ़ जाती है, तब उत्पादन बढ़ाने हेतु वह मजदूरों की मांग करेगी। अतः मजदूरों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु की मांग उत्पन्न होती है, ठीक है, एक एक ऐसी मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग से उत्पन्न होती है, जैसे कि उसे ही व्युत्पन्न मांग कहते हैं। यानी एक वस्तु की मांग बढ़ी तो उससे एक प्रकार दूसरी वस्तु की मांग पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसके उत्पाद की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसकी मांग बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। क्या होता है, उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या होता है, क्योंकि अगर उसके उत्पाद की मांग बढ़ जाएगी, जैसे मान लेते कोई कंपनी का कोई मान लेते एक कंपनी बना रही है कोई ये कैबिनेट, तो इसकी मांग बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, अब इसकी मांग बढ़ जाएगी तो इसको बनाने के लिए कंपनी वाले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको बनाने के लिए और मजदूरों को रख करके इसका जो है सप्लाई और करना चाहेंगे। यानी मांग बढ़ेगी तो सप्लाई और देना का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, और मजदूरों को एक प्रकार से बुलाएंगे, यानी मजदूरों की मांग भी बढ़ जाएगी। यानी कैबिनेट की मांग बढ़ने से मजदूरों की मांग बढ़ गई। ये होता है आपका क्या, ठीक है, इसी को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। और तीसरी होती है आपकी सामूहिक मांग। सामूहिक मांग क्या होती है, इसको समझते हैं। सामूहिक मांग यानी कंपोजिट डिमांड। लिखेंगे, कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कि कोयला, कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन में कर सकते हैं, खाना पकाने में कोयले का उपयोग कर सकते हैं, रेलवे में इंजन शक्ति के रूप में, रेलवे पहले कोयले से चलता था रेलवे, फिर कारखानों में भट्ठी जलाने के लिए भी आप जो है कोयले का प्रयोग कर सकते हैं। इसी को सामूहिक मांग कहते हैं। नहीं, एक कोयले, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिसका क्या होता है, उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। कोयला जैसे हो गया, ऐसी वस्तुओं की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। कोयला आप खरीदेंगे तो कोयला की कई सारी मांग है, मतलब कोयला से कई सारी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। कोयला कई प्रकार की उद्देश्य आपके पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 चैप्टर आपके जो हो गए। चौथा, 5वें चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे मांग और पूर्ति के नियम क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, एक विस्तृत व्याख्या, मांग का नियम क्या होता है और पूर्ति का नियम क्या होता है। उसके बाद में फिर हम बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके और बच रहे हैं यूनिट नंबर 1 के, फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।